Hi everyone. So we are seeing the daily challenge question for 22nd November. क्वेश्चन का नाम है फ्लिप कॉलम्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल रोज। तो इस क्वेश्चन में हमें m क्रॉस n साइज की एक बाइनरी मैट्रिक्स दी गई है। बाइनरी मैट्रिक्स मतलब जीरो या वन ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी सेल में। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हम कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स को पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और हम उस पर्टिकुलर कॉलम के हर सेल की हर वैल्यू को फ्लिप कर सकते हैं। अब बाइनरी मैट्रिक्स में फ्लिपिंग का मीनिंग ऑलवेज यही होता है कि हम जीरो को वन में और वन को जीरो में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर हमने किसी भी कॉलम को पिक किया है तो हमें उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ को या सारी सेल्स की वैल्यूज़ को फ्लिप करना ही होगा। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हमने अगर एक कॉलम पिक किया तो हम उसके कुछ एलिमेंट्स को फ्लिप कर दें और चूज़ कर लें कि हम कुछ एलिमेंट्स को फ्लिप नहीं करेंगे। नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आफ्टर फ्लिपिंग सम कॉलम्स। तो देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है 0 1 एंड 1 1। तो इसमें अगर हम देखें तो एक रो तो ऑलरेडी ऐसी है जिसमें सारी वैल्यू सेम है। अच्छा, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे वो 0 0 0 हो चाहे वो 1 1 1 1 हो। तो अभी एक रो ऐसी है जिसमें कि सारी वैल्यू सेम है। अब हम इसको अगर इस जीरो को वन में कन्वर्ट कर दें तो ये भी सेम हो सकती है, राइट। पर अगर हम इस जीरो को फ्लिप करेंगे ना तो ये जीरो तो वन बन जाएगा, बट फिर ये वन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में ये वाली रो सेम नहीं रहेगी। तो आंसर किसी भी केस में मैक्सिमम वन ही आ सकता है, राइट। हम चाहें तो दोनों कॉलम भी पिक कर सकते हैं। अगर हमने दोनों कॉलम पिक किए तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये दोनों जीरो जीरो बन जाएंगे। तो उस केस में भी जो मैक्सिमम आंसर है वो वन ही पॉसिबल है। तो वन से ज़्यादा तो आंसर आ ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि आफ्टर फ्लिपिंग नो वैल्यूज वन रो हैज़ ऑल इक्वल वैल्यूज, जिसका मतलब ये वाली रो। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें 0 1 एंड 1 0 दिया गया है, राइट। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम को पिक करके वैल्यूज को फ्लिप करें तो सी ये जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे भी हमें जीरो जीरो मिल जाएगा और यहाँ पे हमें वन वन मिल जाएगा। तो ये दोनों रोज में इक्वल वैल्यूज आ गई, राइट। सो दैट्स हाउ दे आर सेइंग आंसर इज 2। हम अगर दूसरा कॉलम भी पिक करके फ्लिप करेंगे ना तो उस केस में ये जीरो जीरो बन जाएगा और यहाँ पे वन वन आ जाएगा। तो भी आंसर दो ही आ सकता है। And that's how they are saying after flipping values in the first column both rows have equal values. इसी तरीके से आप इस अगले एग्जाम्पल को भी प्रॉपर मैट्रिक्स ड्रॉ करके इसका रिप्रेजेंटेशन भी समझ सकते हैं। हम सीधा अपने एक मेन एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे कि जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो इतना फॉर श्योर है कि हमें बाइनरी मैट्रिक्स दी गई है, राइट। तो अगर हम फ्लिप करेंगे तो हमें जीरो के लिए वन मिलेगा, वन के लिए जीरो मिलेगा। अब इन दो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें 0 1 0 1 एंड 1 0 1 0 दी गई है। तो अगर हमें किन्हीं भी दो वैल्यूज को सेम करना है ना तो हमें हर जीरो के लिए ना वन ढूंढना पड़ेगा और वन के लिए जीरो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये था दूसरा केस। पहला केस मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिसमें कि हर जीरो के लिए अगर जीरो मिल रहा है and हर वन के लिए वन मिल रहा है तो उस केस में तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। पहले हम ये दूसरा वाला केस समझते हैं जो यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे लिख रखा है। तो अगर हमें हर जीरो के लिए वन मिल रहा है ना और हर वन के लिए जीरो मिल रहा है तो उससे हम एक ऐसी रो बना सकते हैं जिसमें कि सारी वैल्यूज सेम रहें। वो कैसे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीरो के लिए हमें वन मिल रहा है, इस वन के लिए हमें जीरो मिल रहा है, फिर इस जीरो के लिए हमें वन मिल रहा है और फिर इस वन के लिए हमें जीरो मिल रहा है। यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है हर सेल वैल्यू के लिए। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को पिक करें और वैल्यूज को फ्लिप कर दें तो सी फर्स्ट कॉलम में जीरो की जगह वन आ जाएगा एंड वन की जगह जीरो आ जाएगा। उसके बाद हम सेकंड कॉलम को एज इट इज लिखेंगे, थर्ड कॉलम को भी फ्लिप कर देंगे। तो जीरो की जगह हमने वन कर दिया यहाँ पे और वन की जगह जीरो। तो अब देखिए ये सारी वैल्यूज सेम है, वन 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 वन। यहाँ पे भी सारी वैल्यूज सेम है, जीरो जीरो जीरो। तो इसलिए अगर हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है ना किसी भी रो के लिए, दूसरी रो में सारी वैल्यूज के लिए कॉम्प्लीमेंट मिल जा रहा है तो हम उन दोनों रोज को सेम बना सकते हैं। उसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हर जीरो के लिए जीरो एंड हर वन के लिए वन अवेलेबल है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जीरो के लिए जीरो था, वन के लिए वन है, जीरो के लिए जीरो है एंड वन के लिए वन है। तो अगर हम इस कॉलम और इस कॉलम को फ्लिप कर दें तो देखिए सारी वैल्यू सेम हो गई, राइट। वन 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 जीरो जीरो जीरो। अच्छा, मैंने यहाँ पे हर बार फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को ही
फ्लिप किया है, अगर हम इसकी जगह पे सेकंड और फोर्थ को फ्लिप करेंगे ना, तो ये पूरी रो 0 0 बन जाएगी और ये नीचे वाली पूरी रो 1 1 1 1 बन जाएगी। तो उस केस में भी आंसर तो ऑब्वियसली 2 ही आने वाला है, क्योंकि हमें तो सिर्फ नंबर से मतलब है। तो बस अब हमें इसमें समझने वाली बात इतनी ही थी कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलिए हमने ये फाइंड भी कर लिया कि अगर हर जीरो के लिए 1 यानी कि कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है या फिर एग्जैक्ट सेम वैल्यू अवेलेबल है, तो वो हमारा आंसर होगा। पर हम इसको स्टोर कैसे करेंगे? तो हम क्या करने वाले, एक मैप बना लेंगे और उसमें ये पूरा का पूरा पैटर्न ही स्टोर करा लेंगे। तो अगर सेम पैटर्न के लिए हमें 4 या 5 रोज मिल रही हैं, तो वो हमारा आंसर होगा। और ऐसा करते करते जो भी हमें मैक्सिमम नंबर मिलेगा किसी पैटर्न के लिए, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको कोड करते हैं, फिर ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक मैप बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें हम स्ट्रिंग यानी कि ये पैटर्न और इसकी करस्पॉन्डिंग नंबर को स्टोर करा लेंगे, और दो स्ट्रिंग्स बना लेते हैं पैटर्न्स को स्टोर करने के लिए। तो स्ट्रिंग एक होगा हमारा पैटर्न और दूसरा होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट पैटर्न, राइट। और अब हर रो पे चलते हैं और दे उसको स्टोर कराते जाते हैं अपने मैप में। तो फॉर ऑटो एंड रो, इसके लिए हम मैट्रिक्स में जाएंगे, इसको मैट्रिक्स नाम दे देते हैं। फाइन, सो दिस इज डन। अब हमें अपनी ये पैटर्न और कॉम्प्लीमेंट पैटर्न वाली स्ट्रिंग फॉर्म करनी है। तो अगर हमारा करंट जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है, तो इफ रो, यानी कि यहाँ पे भी हमें वो एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा इस रो के सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो फॉर इंट एलिमेंट बिलोंग्स टू रो, उसके बाद इफ करंट एलिमेंट, विच मीन्स इफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो हम पैटर्न में पुश बैक कर देंगे ज़ीरो, और कॉम्प्लीमेंट पैटर्न वाली स्ट्रिंग में पुश बैक कर देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। फाइन। और सपोज इसका उल्टा था अगर, तो हम पैटर्न में पुश कर देंगे 1, यानी कि करंट एलिमेंट अगर हमारा 1 था तो हम पैटर्न में पुश कर देंगे 1 एंड कॉम्प्लीमेंट पैटर्न में पुश कर देंगे 0। तो हमने यहाँ पे पैटर्न को कर लिया है फॉर्म, और फाइनली हम अपने इस पैटर्न को मैप में और फाइनली हम अपने इस पैटर्न के लिए मैप में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे। बस अब हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हम पैटर्न के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट पैटर्न के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ना करें, और अगर हम कॉम्प्लीमेंट पैटर्न के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर पैटर्न के लिए इंक्रीज ना करें। तो अगर मैप में पैटर्न पहले से अवेलेबल है, तो यहाँ पे काम करते हैं फाइंड फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। अगर मैप में पैटर्न ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसका मतलब है एम पी डॉट एंड को पॉइंट नहीं कर रहा होगा फाइंड फंक्शन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एम पी ऑफ पैटर्न को कर देंगे इंक्रीज, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट पैटर्न के लिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, और ये स्ट्रिंग पैटर्न ना हमें इसके अंदर बना लेनी चाहिए ताकि हर रो के लिए अपडेट होती रहे। तो इसको इस फॉर लूप के अंदर बना लेते हैं हम। फाइन, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया। फाइनली हमें बस मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पैटर्न के लिए थी, या मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो हमारा आंसर है। तो एक काम करते हैं, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और मैप में करते हैं आइटरेट। तो ऑटो की वैल्यू पेयर बिलोंग्स टू मैप, और जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ ईदर आंसर और के वी डॉट सेकेंड, और फाइनली हम अपना ये आंसर रिटर्न कर देंगे। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो गिवन टेस्ट केसेस तो सारे पास हो रहे हैं। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस।
और हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम सारी रो पे या हर एलिमेंट पे एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ओ ऑफ एम क्रॉस एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी। स्पेस की बात करें तो हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स बनाई हैं, तो ओ ऑफ एन साइज या फिर जो भी रो की साइज है उतनी हमने स्पेस यहाँ ली है, और प्लस हमने इसको मैप में भी स्टोर किया है। तो मैक्सिमम एम क्रॉस एन हम यहाँ पे स्पेस काउंट कर सकते हैं। So yeah, this is it for this question. Thank you. See you.